चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 18। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर एक्सियल, इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे। तो आज हम लोग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है पार्ट नंबर 18 है। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब एज ए डेरिवेशन के रूप में करेंगे। जो आज का क्लास है वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन मे बी चांसेस 95% इन द ईयर 2021 में बहुत ही प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन को देने का, राइज होने का। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 18 बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे उठेगा, इससे दिया जाएगा। तो आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये डेरिवेशन है। आज का जो क्लास है वो सिर्फ डेरिवेशन पर बेस्ड है। तो ये तीनों डेरिवेशन में आपको 2 डेरिवेशन जो मैं बताऊंगा, आज 3 डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो 2 डेरिवेशन जो होगा वो 2 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 95% से भी ज़्यादा चांस होगा 2021 में आने का, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ओके, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, किसी डायपोल के चलते। यहाँ पर डायपोल किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं यहाँ पर जब भी डायपोल की बात करूंगा तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार कि मैं जहां पर भी डायपोल की बात कर रहा हूं इस चैप्टर में, तो वहां पर आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। डायपोल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं बार बार इलेक्ट्रिक नहीं लिखूंगा, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल का मतलब आप क्या समझे? इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। पहले हम लोग पॉइंट चार्ज के चलते करते थे, अब इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में आप गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्ज होती हैं, अपोजिट एंड इक्वल। अब देखा जाए किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। याद कर लीजिएगा, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू 0। मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0, ओके ना। 0 कूलम। बात समझ में आ रहा है? तो नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब पूरे सिस्टम को देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहा हूं, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। मतलब उस इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है? 0। माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा? 0। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई पूछेगा किसी डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। किसी डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली जोड़ सकते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू 0, ठीक ना। किसी भी डायपोल में नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। किसी डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहला मेरा क्या है? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। मान लीजिए, गौर कीजिएगा, यहां पर एक चार्ज माइनस क्यू है। मैंने लाइन ज्वाइनिंग बना दिया। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो गया। कौन सी चार्ज? प्लस क्यू चार्ज, ओके। अब देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर मान लेते हैं। अब आप जान रहे हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है? एल होती है। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है? एल होती है, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, एक मैंने डायपोल बना लिया कि नहीं? अब देखिए, अब यहां पर गौर कीजिएगा,
एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये हुआ, लाइन ज्वाइनिंग आपने जो बनाया है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो आपको स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट आपको बनाना है, ठीक है, आपको स्ट्रेट बनाना है, मेरे से स्ट्रेट नहीं जा रहा है, देखिए टेढ़ा हो जा रहा है ना, देखिए गलती हो जा रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है। एक्सिस मतलब दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक छोटे से डिस्टेंस में रख दिए तो डाइपोल बन गया, और डाइपोल की डायरेक्शन आपको पता ही होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी, किसकी, डाइपोल की, है ना, निगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन होती है। अब गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बना दिया, अब एक्सिस बोल रहा है, एक्सिस का मतलब लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग बना है दो, है ना, इस दो, ये पूरा डाइपोल हो गया, ये देख रहे हैं गौर करके, ये हमारा डाइपोल हुआ है, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू छोटे डिस्टेंस में रखे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर ये देख रहे हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, इसी पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एम, है ना, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक ना। अब सेंटर से कैपिटल एम की दूरी क्या है, तो क्वेश्चन में पहले ही से हम लोग लिख लिए हैं कि सेंटर से कैपिटल एम की दूरी क्या है, एक्स है, देखिए गौर से, एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के चलते, उसकी दूरी क्या है, एक्स है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये तो मालूम है ना कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी x है, क्या है, x है ना, x, ठीक, और ये आप समझ गए, इस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट पर भी आप निकाल सकते हैं, इधर भी आप ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ लिखना होगा, आपको क्या लिखना होगा ये मैं लिख दे रहा हूं, लिखना होगा कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q and plus q separated by a small distance 2l, okay, and O be the center of इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l एंड O बी द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितना भी आप इसमें है वो लिखते जाइए, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, नॉट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, क्योंकि एक्सिस का मतलब ये हुआ, है ना, ये एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्सिस पर निकालना है, तो एक्सिस पर पॉइंट इधर हो सकता है क्योंकि ये डाइपोल है, तो डाइपोल का एक्सिस ये पूरा होगा, ये डाइपोल का एक्सिस है, लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, डाइपोल का एक्सिस है, तो इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, ठीक ना। अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, जैसे ये है मार्कर, देख रहे हैं, ये मार्कर को डाइपोल मान लीजिए, तो इसका एक्सिस क्या आएगा, ये आएगा, तो इधर वाले पॉइंट पर कहूं या इधर वाले पॉइंट पर कहूं, है ना, ये तो डाइपोल है, इधर या इधर निकालना है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लिए, चलिए, और क्या आपको लिखना होगा, नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम एट ए डिस्टेंस
एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, लिख लीजिए, मैं नहीं लिखाऊंगा, आप लिख लीजिए। नाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल एम, है ना, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, लिख लिए। चलिए, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखिएगा अगर ये इंग्लिश तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो आपको मार्क्स अपना बर्बाद नहीं करना है, तो आपको लिखना होगा हर एक डेरिवेशन में जो स्ट्रक्चर में आपने बनाया है वो सारा डिटेल आपको रिप्रेजेंट करना होगा एज ए वर्ड में, ठीक ना। कोई भी डेरिवेशन में आपने जितना भी आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है सारे को आपको एज ए वर्ड में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिख दिए, नॉट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल एम at a distance small x from the center of dipole, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे, है ना, लिख लिए हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ग्राफ में। आपको मैं तो ग्राफ इरेज कर दिया हूं, लेकिन आप उसी में बनाइए, उसी डायग्राम में आप बनाइए। आपको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इरेज कर दिया हूं इसलिए मुझे दोबारा बनाने की जरूरत पड़ रही है ना। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो यहां से x दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है एम, इस पर फाइंड आउट करना है। दोनों की बीच की दूरी क्या है, 12 है। यहां से यहां तक क्या है, एल है ना, एल, ठीक है, स्मॉल एल, ठीक है। आपको मालूम है कि 12 क्या है, 12 जो लेंथ है वो स्मॉल है, बहुत छोटा है। अब देखिए गौर कीजिएगा, प्लस क्यू के चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, आप क्या करते हैं, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकेंड चार्ज मान लेते हैं। मानेंगे कि नहीं, इसको फर्स्ट चार्ज, इसको सेकेंड चार्ज। और ये भी हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब देखिए इसको पहला चार्ज मान लिए, इसको दूसरा चार्ज मान लिए, तो पहले चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निगेटिव है, निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, चार्ज की तरफ आता है, जिधर चार्ज है। मतलब इस चार्ज के चलते टूवर्ड्स आएगा, मतलब उसी के पास आएगा। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि निगेटिव के लिए उसी चार्ज की ओर जाएगा। तो ये E1 हो गया, ठीक है, E1। ये पॉजिटिव है तो इसके चलते इधर क्या आएगा, E2 आएगा, E2। अब गौर कीजिएगा यहां पर, अब देखिएगा E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो आपको यहां लिखना होगा, हियर E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, E2 इज एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, फर्स्ट चार्ज है, सेकेंड चार्ज के चलते। अब देखिए गौर कीजिएगा यहां पर, नाउ E1 क्या हो जाएगा, नाउ कॉमा E1 के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, के Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। तो चार्ज E1 क्या है, माइनस क्यू के चलते, तो माइनस क्यू के चलते इस पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस देखिएगा, ये टोटल x है, ये टोटल x है, मालूम है ना, ये टोटल क्या x है।
सेंटर से यहाँ तक x है और ये कितना है, l है। क्या हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाई x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ना, पहला चार्ज से कैपिटल N की दूरी कितनी है, तो ये हो गया हमारा x और ये हमारा हो गया l, तो कितना हो गया टोटल x प्लस एल। एंड E2 गौर से देखिएगा, के क्यू चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड में स्केलर फॉर्म में हमें साइन से मतलब नहीं है, स्केलर फॉर्म में हमें साइन से मतलब नहीं है। अब चार्ज तो वही है, लेकिन डिस्टेंस अब क्या है, अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, गौर कीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो ये टोटल दूरी x है, ये टोटल l है, तो ये क्या बचा, x माइनस एल, है ना। ये पूरा दूरी x प्लस एल, ये हो गया x माइनस एल, है ना, तो ये हो गया x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, यहां पर लेंथ जो है x प्लस एल, ये ज्यादा है ये कम है, तो जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, और जितना कम लेंथ रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि हेयर x प्लस एल इज ग्रेटर देन x माइनस एल, x प्लस एल बड़ा है x माइनस एल से, सो अगर लेंथ बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसका मतलब E1 इज लेस देन E2, मतलब E1 की वैल्यू E2 से छोटा है। बात समझे, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लीजिए पॉज करके, नोट डाउन कर ले। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, इसको इरेज कर दूं ना, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि E1 की वैल्यू कम है, E2 की वैल्यू ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपने फाइनल देखा कि ये माइनस क्यू था, ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ये प्लस क्यू, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। बस यहां से यहां तक 12 लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, अब तो सब चीज जान ही रहे हैं, है ना। अब गौर कीजिए, सेकेंड डायग्राम जो हम बनाए वो आपको नहीं बनाना है, वो फर्स्ट डायग्राम में ही आपको बनाना है, लेकिन ये डायग्राम आपको फाइनल डायग्राम बना रहे हैं ना, तो यहां पर मैंने पॉइंट माना एम। तो आप देख रहे थे कि E1 की वैल्यू इधर है, E2 की वैल्यू इधर है डायरेक्शन, लेकिन E1 छोटा है, E2 बड़ा है, तो जिधर वेक्टर बड़ा रहेगा उधर ही रिजल्टेंट होगा, ये आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो मैं किधर गिरूंगा, इधर गिरूंगा, है ना। मेरा फाइनल रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, जिधर बड़ा रहता है उधर ही रिजल्टेंट रहता है। तो ई नेट की वैल्यू किधर आएगी, इधर आएगी, ई नेट की डायरेक्शन हो गई, है ना, ये हमारा ई नेट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब ई नेट का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, P वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का सेम है। गौर कीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस से प्लस, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस, मतलब P वेक्टर की डायरेक्शन और ई नेट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन किस केस में, एक्सियल के केस में, है ना, किसके केस में, एक्सियल, एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक्सिस पर निकालेंगे तब ये होगा। ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस का मतलब ये डायपोल रखे हैं, इसके लाइन ज्वाइनिंग से बनने वाला जो लाइन है उसी लाइन पर हमें रखना है, ठीक है ना, उसी लाइन पर हमें रखना है। अब देखिए ये फाइनल डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इस डायग्राम को आप बना लिए, पॉज करके बना लीजिए, ओके। चलिए अब देखिए एक और बात यहां पर बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो है इसी में दर्शाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, इसी लाइन में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हम भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्या करना है, ई नेट हमें फाइंड करना है। ई नेट क्या हो गया, E2 माइनस E1। अब यहां से कैलकुलेशन हम लोग का स्टार्ट होता है। तो ई नेट इक्वल टू E2 क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, तो ई नेट की बात करेंगे फटाफट, तो के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। अब देखिए ई नेट इक्वल टू के क्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हम कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं और फटाफट, तो ई नेट इक्वल टू के क्यू फटाफट मैं कर रहा हूं। अब देखिए दोनों पर पावर है, दोनों को एक साथ ले लूंगा, है ना, x माइनस एल एक्स प्लस एल पूरे को होल स्क्वायर एक साथ लेकर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2xl माइनस, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिला है ई नेट इक्वल टू के क्यू 2 2 जा 4xl। अब देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गौर कीजिए ई नेट इक्वल टू के क्यू, अब देखिएगा यहां पर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2xl, है ना। अब नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, इधर इरेज कर दूं ना, चलिए इरेज हमने कर दिया। ठीक है, आप देखिए क्या आ गया डाटा हम लोग का डाटा आ गया ई नेट इक्वल टू, अब देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को आगे कर देता हूं, 2k क्यू 2l इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा ई नेट क्या आ जाएगा हमारा, 2k क्यू इंटू 2l क्या होता है, p होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें ई नेट फाइनल मिल गया 2kp एक्स, यह लिखना होगा हेयर, क्योंकि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ई नेट मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलिए डायरेक्शन तो आपको मालूम ही हो गया किधर होगा डायरेक्शन, है ना। चलिए, लेकिन आप जानते हैं कि ट्वेल्व की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 12 की वैल्यू बहुत छोटी होती है। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, है ना, नोट डाउन कर लिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं आगे।
चलिए बात यहाँ करते हैं, तो हमें करना है जनरली जो x की वैल्यू होगी, आपको मालूम है कि 12 क्या छोटा है, तो l भी बहुत छोटा होगा। 12 अगर छोटा है तो l भी छोटा होगा, है ना। 12 इज स्मॉल तो l भी वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर x की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन l, x की वैल्यू बहुत बड़ा होती है l से, क्योंकि हम बताएं कि दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी होगी बहुत छोटी होगी, है ना। तो जनरली x की वैल्यू जो होती है वो मच मच ग्रेटर देन l, ठीक है। इसका मतलब l स्क्वायर टेंस टू 0, इट मीन्स l स्क्वायर टेंस टू 0। याद रखिएगा 12 इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स l इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब x जो है वो वेरी वेरी लार्ज देन l। ओके, चलिए आगे। तो अब जब ऐसा केस हुआ तब हम लोग बोलते हैं ई नेट इक्वल टू, ये केस अगर देखा जाए तो इसको हम लोग शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल, है ना। किसी किसी किताब में शॉर्ट डाइपोल का भी नाम लिया गया है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है। तो x बहुत बड़ा हो गया l से, तो इस केस में l स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी 0, क्योंकि l बहुत छोटा है तो l स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2kp इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। लेकिन आपको अभी क्या बोला गया, आपको अभी बोला गया 2kp x l स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एल स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो आपको फाइनली क्या मिला, आपको फाइनली मिला ई नेट इक्वल टू, कहां निकाल रहे हैं आप, कैपिटल एम पॉइंट पर निकाल रहे हैं। इस ई नेट कहां है, कैपिटल एम पर है। तो 2kp इंटू एक्स, अब x क्या हो जाएगा, x के पावर 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक से ये कट गया तो कितना बचा, 3 बचेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इसका मतलब अब गौर से देखिए, जब डायपोल की बात होती है, फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होती है ना, एक्स क्यूब। देख रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है डायपोल के चलते, जैसे पॉइंट के चलते एक्स स्क्वायर आता था, लेकिन डायपोल के चलते क्या आ रहा है क्यूबिक में, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। बात समझे, मतलब डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। याद कर लीजिए, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ओके, जब इसको वेक्टर फॉर्म में अब लिखेंगे तो क्या होगा, हेंस जब वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म, जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा। आप जान रहे हैं कि x क्या है, डायपोल के सेंटर से m पॉइंट तक दूरी है। x क्या है, डायपोल के सेंटर से m पॉइंट तक दूरी है। आपको ये लिखना होगा, मैंने शुरू ही बोला था, आपको लिखना होगा कि m डायपोल से कितने दूरी पर रखा हुआ है, डायपोल के सेंटर से कितना दूरी पर, x है ना। x क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड टू m, मतलब कैपिटल M और कैपिटल O के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल X है। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई नेट वेक्टर फॉर्म इक्वल टू 2kp वेक्टर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो आप डायरेक्शन देखे थे ई नेट का वो किधर था, ई नेट की डायरेक्शन किधर थी, जिधर डायपोल की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कर लीजिए, एक्सियल के लिए जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, एक्सियल के लिए जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या होगी, कोई दिक्कत,
मतलब ये भी वेक्टर तो ये भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर होना चाहिए, इधर भी वेक्टर। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं। आप इसको नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पॉज करके नोट डाउन कर ले, है ना। जनरली ये आया था, लेकिन जब हम लोग देखते जानते हैं, जनरली हम जानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, तो x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो एल स्क्वायर बहुत छोटी हो जाएगी, टेंड्स टू 0। तो मैंने x एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, और एल स्क्वायर को जैसे नेगलेक्ट किया मुझे क्या मिला, 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूबिक के रूप में इनवर्सली है, लेकिन क्यूबिक में, इसका मतलब बहुत तेजी से घट रहा है। वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब एक और बात, एक्सियल के केस में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की भी होगी। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम में भी आपको दिखा दिया है। चलिए अब दूसरा डेरिवेशन करते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे किताब में इसको शॉर्ट डायपोल का भी नाम दिया जाता है, जहां पर जो कंडीशन लगाए ना वो शॉर्ट डायपोल, ठीक है। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल on perpendicular बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल का भी नाम देंगे, इक्विटोरियल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल ऑफ डायपोल at a distance a small x from at a distance small x from center of dipole। सारा चीज सेंटर से लेना है, सेंटर ऑफ डायपोल बोला जा रहा है। अब मैं इस डेरिवेशन में ये नहीं लिखूंगा कि कंसीडर ए डायपोल, वो आपको लिखना होगा। मतलब जो इंग्लिश लिखे हैं वो आपको खुद से लिखना होगा, खुद से बनाना होगा कि कंसीडर ए डायपोल हैविंग चार्ज -q and +q and separated by a small distance 2l, है ना। let O be the center of a dipole, है ना। now to find the electric field at point M from the center, ठीक है। ऐसा मान के चलना होगा, सारा चीज आपको लिखना होगा खुद से, मैं नहीं लिखूंगा। अब देखिए क्या हो रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एक डायपोल के चलते, -q, ठीक है, -q +q, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, यहां मिड पॉइंट है, यह हमारा मिड पॉइंट है O, ठीक ना। इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अभी क्या किए थे, एक्सिस पर निकाले थे। अब इस मान लीजिए डायपोल है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, मतलब ये वाले लाइन पर, इस डायपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बंटना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और 2 बराबर भागों में बंटना चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो कहीं पर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन बाइसेक्टर बोला है मतलब 2 बराबर भागों में, इसका मतलब मिड पॉइंट से लाइन ले जाना होगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसा, है ना। अब ये लाइन नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ
थोड़ा सा अगर ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, नीचे दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में इधर पॉइंट लिए तो इधर पॉइंट लिए तो इधर पॉइंट लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। आप इधर भी लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जब इधर लीजिएगा तो इसके द्वारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये वन था प्रीवियस डेरिवेशन में, ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज था, तो इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 और इस चार्ज के चलते जो E2 आएगा, अब E1 बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। इसी के चलते देखिए E1 की डायरेक्शन प्रीवियस वाले के देखिए प्रीवियस वाले को समझिए, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, तो इस चार्ज के लिए डायरेक्शन तो इधर होगा, इधर डायरेक्शन होगा, और उस चार्ज के लिए इधर डायरेक्शन होगा। यहां मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, हम उधर माने थे, अब इधर मानते हैं, मान लीजिए एम, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। तो इसके चलते पहला वाले के चलते इधर, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है उसी के पास आता है, और पॉजिटिव में क्या होता है दूर भागता है। ये पहला चार्ज हुआ, दूसरा चार्ज है ना। तो इस केस में E1 इधर है, E2 इधर है। अब इसके बीच की दूरी कम है और इस दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो जो कम दूरी वही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो अभी E1 ज्यादा होगा E2 से, इसका मतलब जिधर ज्यादा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और P का तो डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा इधर ही आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। मतलब जिधर P वेक्टर उधर ही E नेट वेक्टर, मतलब P वेक्टर की डायरेक्शन जिधर है उधर ही E नेट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। किस केस में? एक्सियल के केस में। किस केस में? एक्सियल के केस में। चलिए उसी तरह यहां पर एक डायपोल बना लिए, डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी। इस केस में भी वही होगा, अगर ऊपर पॉइंट लीजिए चाहे नीचे लीजिए, जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन आएगा, ऊपर में भी वही डायरेक्शन और नीचे में भी वही डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगा नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होगा। एक्सियल में चाहे उधर निकालो चाहे इधर निकालो, एक्सियल में चाहे उधर निकालो चाहे इधर निकालो, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट में वहां पर E2 माइनस E1 था इस केस में, इधर वाले केस में E2 माइनस E1 था, इधर वाले केस में E1 माइनस E2 हो जाता, बस यही फर्क आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। उसी तरह इक्वेटोरियल में भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल भी बोलेंगे। इक्वेटोरियल के केस में भी ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर कहूं भी हो सकता है, इस डायपोल पर परपेंडिकुलर कहीं पर हो सकता है, यहां 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 पर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऐसे ऐसे। लेकिन बाइसेक्टर बोल दिया मतलब मिड पॉइंट से जाना है। अब मिड पॉइंट से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, तो आप कहूं से भी निकाल लीजिए, ऊपर मान के चलिए चाहे नीचे, लेकिन कोई चीज चेंज नहीं होने वाला है। बनाते समय फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू जो आएगा, जो डायरेक्शन आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो डायरेक्शन आएगा, वो दोनों सेम आएगा, चाहे इक्वेटोरियल का केस हो चाहे एक्सियल का केस हो। ओके, मान लेते हैं पॉइंट यहां पर मैंने पॉइंट माना, ठीक है, कैपिटल एम यहां मान लिया। अब ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? 1 से दूरी पर। कट 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 कट, ठीक है। यह डिस्टेंस मैंने r मान लिया, यह डिस्टेंस r मान लिया। दोनों सेम क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो पॉइंट एम जो है वो मध्य बिंदु से आने वाली लाइन पर है, मध्य बिंदु से आने वाली लाइन पर है ये एम। यह बिंदु मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट से आने वाली लाइन पर है ये। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, दोनों सेम होगा, ठीक ना। गौर कीजिएगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप। अब देखिए, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं और इसको सेकेंड चार्ज मान लेते हैं, मान लिए। अब दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l। अब यहां से यहां तक की दूरी आपको पता होगी l, यहां से यहां तक की दूरी पता होगी l, ठीक है, पता है ना। चलिए
अब ये भी पता है कि जो p वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, है ना, मतलब p वेक्टर की जो डायरेक्शन आने वाली है कुछ इधर आने वाली, ऐसे। ये हो गया हमारा p वेक्टर का डायरेक्शन, माइनस से प्लस की ओर, ये हो गया p वेक्टर की डायरेक्शन। कोई टेंशन? अब देखिए गौर कीजिएगा, सेंटर O से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x से, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हियर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा है तो वो भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, मिड पॉइंट से बन रहा है। तो मिड पॉइंट से आप जब भी, क्योंकि ये दोनों देखिए ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, तो लाइन देख रहे हैं ना, एल एल और ये लेंथ क्या है, आर आर। तो जब साइड साइड सेम रहता है तो एंगल भी सेम होता है। क्लास 9 में पढ़ेंगे, साइड भी सेम तो एंगल भी सेम होगा, दोनों साइड सेम है ना तो एंगल भी सेम होगा। अब देखिए कितना हो गया, आर की वैल्यू क्या होगी, अब आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ एम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आर की वैल्यू जो होगी, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हम लोग रूट अंडर को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण बेस लंब, है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल के पावर 1/2। रूट का मतलब यही होता है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब यहां पर देखिए इस पहले चार्ज के चलते माइनस है, तो माइनस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, E1 आ गया, E1। अब प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, E2, ये हो गया E2, ठीक ना, ये हमारा हो गया E2। कोई दिक्कत? अब देखिए ये अगर यहां पर मैं एक डैश डैश करके बना रहा हूं, ठीक ना, एकदम बीच से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। गौर कीजिए, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, दोनों थीटा। एंगल कितना बन रहा है, थीटा थीटा, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, गौर कीजिएगा, E1 और E2 कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट इसमें अब नहीं तोड़ेंगे, साइड में एक डायग्राम और बनाएंगे, उसमें कंपोनेंट तोड़ेंगे, क्योंकि एक ही में सब तोड़ देंगे ना तो खराब हो जाएगा। आपको मिला क्या, अब आपको कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा, ये हो गया E2, ये हो गया E1, है ना, कुछ ऐसा आपको मिला है। ये पॉइंट आपका एम है, कौन सी पॉइंट है, एम, ठीक है। अब देखिए ये आपको मिला है थीटा, ये भी आपको मिला है थीटा, ये E1 हो गया। तो E1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये हमारा E2 है, तो E1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। अब इसका तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। कोई दिक्कत है, इस डायग्राम को आप बनाएं, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, चलिए डायग्राम बना लिए। अब गौर से देखिएगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट होगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। कैसे, देखिए ये डायग्राम बना लिए। आप ये भी याद कर लीजिए, इक्वेटोरियल के केस में
इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इधर होगी, ई नेट इधर होगी, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कैसे करेगा ये मैं बता रहा हूं, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आप दिखा भी सकते हैं कैंसिल करेगा, ऐसे रहने भी दीजिए, सिर्फ इंग्लिश में लिख देंगे, है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो टोटल किधर बचेगा, इधर बचेगा। और दो वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो रिजल्टेंट भी इधर होगा, मतलब ई नेट की डायरेक्शन इधर होगी, ई नेट की डायरेक्शन इधर होगी, ई नेट की डायरेक्शन इधर होगी। अब गौर कीजिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, नेट की डायरेक्शन इधर है। मतलब इक्वेटोरियल के केस में, चाहे ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेटोरियल के केस में मैंने अभी भी बोला है, एक्सियल में भी बोला आपको, एक्सियल के केस में भी आपको मैंने बोला, चाहे इधर लो पॉइंट चाहे उधर लो, मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। जो इधर आया था वही उधर भी आएगा, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी मैं बोल रहा हूं, ऊपर लो चाहे नीचे लो पॉइंट, मान भी वही आएगा, वैल्यू भी वही आएगा और डायरेक्शन भी वही आएगा जो इसमें आने वाला है, जो इसमें आने वाला है। ऊपर जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन नीचे भी आएगा। ऊपर वाले के लिए डायरेक्शन किधर आया, इधर आया, इधर। मतलब इक्वेटोरियल वाले के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के विपरीत होता है ई नेट का डायरेक्शन। इक्वेटोरियल वाले के केस में ई नेट की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जिधर डायरेक्शन होगा उसके विपरीत होगा ई नेट का डायरेक्शन। किस केस में, इक्वेटोरियल के केस में। पहला पॉइंट। एक्सियल के केस में जिधर डायपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल के केस में जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसके विपरीत ई नेट वेक्टर। ओके, चलिए बात समझे कि नहीं। चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, ऊपर किधर आया, ऊपर वाले केस के लिए ई नेट की डायरेक्शन इधर आया, नीचे वाले केस के लिए भी ई नेट की डायरेक्शन इधर ही आएगी, परिवर्तन नहीं होगा। जो वैल्यू ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, जिधर जो डायरेक्शन ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ठीक है। एक्सियल में भी जो उधर आएगा वो इधर आएगा, मतलब उधर डायरेक्शन किधर आया ऐसे, तो इधर भी डायरेक्शन ऐसे ही आता। आपको मैंने दिखाया, कुछ ज्यादा हो गया, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए। आपको कैसे मैं बता रहा हूं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल होगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लिए है ना, पॉज करके कर लीजिए, कर लिए, चलिए। अब देखिए, नौ सबसे पहले E1 निकालेंगे, तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, Q Q1 के से कितना चार्ज है, R डिस्टेंस पर है, तो हम लोग R को क्या बोले, R स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं, बोलिए, है ना। अब देखिए E2 क्या है, के क्यू, वो भी वही है, Q2 प्लस Q से कितना दूरी पर है, R पर है, तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब देख ली E1 और E2 की वैल्यू सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। दोनों को क्या मैं मान लूं, E मान लेता हूं, दोनों सेम है इसलिए E मान लेता हूं, ठीक है। इसी के चलते जो साइन वाला कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस E1 द कंपोनेंट E1 sin theta and E2 sin theta
E2 sin थीटा इज कैंसल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड सेम आया है। अरे भैया साइन थीटा ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, तो साइन थीटा तो बदलेगा नहीं, साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर में E2 sin थीटा, तो साइन थीटा, और नीचे है E1 sin थीटा, तो साइन थीटा दोनों में सेम है। अगर E1 और E2 सेम हो जाए तो E2 sin थीटा भी सेम हो जाएगा और E1 sin थीटा भी सेम हो जाएगा। आप गौर कीजिए कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर कब होगा? E तो बराबर है, दोनों में सेम है, E1 और E2 बराबर हो जाए तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर हो जाएगा। और आपने देखा कि E1 E2 की वैल्यू क्या है? सेम है ना? माइनस क्यू से कितनी दूरी पर है? R पर है। प्लस क्यू से भी कितनी दूरी पर है? R पर है। तो E1 E2 की वैल्यू सेम है तो मैंने E मान लिया। तो इसके चलते E2 sin थीटा ऊपर है और E1 sin थीटा नीचे है, वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो क्या हो गया? द कंपोनेंट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। हमको कारण नहीं बताना है, डायग्राम में मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो E नेट आएगा वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है? आप ये भी जान रहे हैं कि E1 को मैंने E माना है तो E1 cos थीटा और E2 को भी मैंने E माना है तो E cos थीटा। ठीक है? अब आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि E नेट की जो वैल्यू है वो 2E cos थीटा आ चुकी है। तो E नेट 2E, E की वैल्यू क्या है? के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच मतलब एल बाई आर, एल डिवाइडेड बाई आर। तो आप देखेंगे कि ई नेट की वैल्यू 2 के क्यू 2L, मैं 2 को इसके साथ ले लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, मैंने आपको लिखा दिया है 1/2, 1/2। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अब Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है, तो के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, जोड़ देंगे तो 3/2। और यहाँ Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है। आप लिख लीजिएगा साइड में, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है कि नहीं? वही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। आप इसको साइड में लिख सकते हैं, लाइए मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है? आप इसको नोट डाउन कीजिए, है ना? नोट डाउन कर लिए? चलिए इरेज करूं? चलिए इरेज कर देता हूं। इसको भी इरेज कर दूं? लिख लिए? पॉज करके लिख लीजिए, 1 2 3। लिख लिए ना? अब देखिए आपको फाइनली क्या मिला? ई नेट इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपको मिला डाटा। ठीक है? अभी आपने ये भी देखा कि यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, ये मिड पॉइंट है O, तो इसके परपेंडिकुलर चाहे यहां पर पॉइंट हो तो यहां पर अगर पॉइंट रहेगा
तो इलेक्ट्रिक ई नेट की वैल्यू इधर होगी और डायपोल की इधर होगी, डायपोल की इधर होगी इक्वेटोरियल के केस में। चाहे पॉइंट नीचे रखो चाहे पॉइंट ऊपर रखो, बात सेम ही है। अरे भैया इसको पकड़ के उलट दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसा पकड़ो, पकड़ो और इसको नीचे से ले जाओ, इमेजिन करो, ए उलट दो तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी। ऐसे देखो, इमेजिन करो, ऐसे था, इसको ऐसे हरी रख दिए तो ये भी सिर्फ एरो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिर्फ, ना मान बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगा, चाहे एक्सियल में हो चाहे इक्वेटोरियल में। इसका मीनिंग क्या आप समझे? ये नहीं कि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में ला दीजिएगा ना, मैंने एक्सियल के केस में बोला कि इधर रखो चाहे इधर रखना, डायरेक्शन भी सेम और मान भी सेम आएगा। डायरेक्शन क्या आया था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्सियल के केस में। एक्सियल के केस में जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उधर ही ई नेट की डायरेक्शन, एक्सियल के केस में। इक्वेटोरियल के केस में जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके विपरीत ई नेट की डायरेक्शन, चाहे वो पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे मतलब नहीं है। एक्सियल में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब देखिए, आपने ये देखा, लेकिन आप यहां पर एक बात आई है, जनरली, इसमें भी जनरली होगा। जनरली आप जानते हैं कि x की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन l, दैट इंप्लाइज l स्क्वायर टेंस टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू आप देख रहे हैं के पी, एल स्क्वायर को क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो एल स्क्वायर जैसे मैं 0 रखूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू के पी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3। और इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रहेगा लेकिन क्यूबिक के रूप में, क्यूबिक के रूप में है। यहां पर भी आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की, चाहे एक्सियल का हो चाहे इक्वेटोरियल का हो, ठीक ना। बात समझे? कोई दिक्कत? अब यहां पर एक नोट पॉइंट हो जाए, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या होगा, अगर देखा जाए तो ई एक्सियल, एक्सियल भी बोल सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पर जो आता है वो देखो सिर्फ यहां 2 लगा हुआ होता है, 2 kp डिवाइडेड बाय x की। तो एक्सियल के केस में जो वैल्यू आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ द, अब देखिए गौर से, अभी मैं सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं, इसी का इक्वेटोरियल का ही वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं। तो आपने देखा ई नेट जो आया इक्वेटोरियल के केस में वो क्या आ गया, ई वेक्टर। अब पी वेक्टर के अपोजिट आया इस बार, मतलब पी इधर था उसके अपोजिट आया, तो माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स की। लिख लीजिए इसको, ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल। और इसके पहले जहां लिखे थे वो किसके लिए था, एक्सियल के लिए, जो यहां साइड में लिखे थे वेक्टर फॉर्म में, ना हेंस इन वेक्टर फॉर्म। तो ई नेट वेक्टर बराबर केपी 2 केपी डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ऐसे लिखे थे ना। ये इक्वेटोरियल के लिए हो गया, वो एक्सियल के लिए था। एक्सियल में जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ओर होता है। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? लिख लिए, सारा चीज हो गया इक्वेटोरियल के लिए। अब मैं इरेज करता हूं, मैंने इरेज कर दिया। चलिए अब देखिए, अब जो नोट पॉइंट की बात हो रही है, एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस हो, एट सेम डिस्टेंस
तो एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, है ना। अगर सेम डिस्टेंस, सेम दूरी की बात हो रही है, यहां दोनों में हमने एक्स एक्स लिया है, सेम दूरी लेकर चला है ना। एक्सियल में भी एक्स माना है और इक्वेटोरियल में भी एक्स मान के चला है। तो दोनों में अगर सेम दूरी होगा तो एक्सियल जो होगा वो 2 गुना होगा इक्वेटोरियल से, एक्सियल जो होगा वो 2 गुना होगा इक्वेटोरियल से। ओके, अब और एक और बात आप जाने कि एक्सियल के केस में, एक्सियल के केस में मतलब एक्सियल मतलब एक्सिस पर, एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस, ऑन एक्सिस है ना, एक्सिस पर। तो एक्सिस पर आपने देखा कि ई नेट की डायरेक्शन इधर है और डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर है ना। ये एक्सियल में आपने देखा। इक्वेटोरियल में आपने क्या देखा, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इक्वेटोरियल में आपने देखा कि ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ई नेट की डायरेक्शन इधर है। यही ने देखा, पी उधर है तो ई नेट इधर है, अपोजिट होता है। एक्सियल में सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल में अलग अलग, चाहे पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो। एक्सियल में चाहे इधर हो चाहे उधर हो, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ सॉल्व करते समय कुछ डाटा इधर से उधर उल्टा पलटा हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वही आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भैया जब भी एक्सियल की बात हो तो समझना कि पी वेक्टर ई नेट सेम, इक्वेटोरियल की बात हो तो एक दूसरे का अपोजिट। लिख लिए। चलिए, दोनों जो था वो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तीसरा जो है वो जेई के लिए, तो तीसरा बोर्ड वाले स्टूडेंट नहीं करेंगे, अगर इच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले स्टूडेंट नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड में ये नहीं आएगा तीसरा, है ना। तीसरा की बात करते हैं, ये 2 जो था वो बोर्ड में आएगा, जो 2 को मैंने डेरिवेशन कराया वो बोर्ड में आएगा, लेकिन तीसरा जो है वो जेई मेंस एडवांस इस सब के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल at any point, at any point, at any point in a space, at any point in a space, किसी भी पॉइंट पर आपने इसके पहले 2 जो रखा है वो परपेंडिकुलर एक रखा और एक एक्सिस पर रखा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रख दिया और एक परपेंडिकुलर रख दिया डायपोल के, इलेक्ट्रिक डायपोल के। लेकिन अब कहूं पर भी रख दे पॉइंट, यहां रख दे, जैसे मान लीजिए ये डायपोल है, ये डायपोल बन गया। आप जानते हैं कि लेंथ कितनी होगी, 2l होगी। अब मैंने यहां पर पॉइंट रख दिया, यहां रख दो, 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 मतलब इस सर्कल एक बना लो और इस सर्कल में कहूं पर भी रख दो, तब क्या होगा इसकी बात हम लोग अब करेंगे। किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो आप जानते हैं किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन एक कार्टेशियन में होता है, एक पोलर फॉर्म में होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 11 में। जैसे पोलर फॉर्म में लिखना है, जैसे कोई भी पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है P और ये r डिस्टेंस है, ये थीटा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा r कॉमा थीटा होगा, ये हो गया पोलर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात जो करते हैं, ये मान लीजिए P है, अगर ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, तो ये x कॉमा y होता है कि ये ऊपर वाला पोलर, नीचे वाला कार्टेशियन, ये हो गया पोलर फॉर्म। पोलर, ये कार्टेशियन। बात समझ में आ रहा है, आप पढ़े होंगे, या लिख भी सकते हैं साइड में, पॉज करके लिख लीजिए। ओके, लिख लिए। चलिए,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा, फटाफट इसको करते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास को जल्दी सा, है ना। अब देखिए, मैंने बोला कि मान लीजिए कि सेंटर यहां ओ है। अब ओ सेंटर पर इस पॉइंट पर पी है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेकिन आपने तो इक्वेटोरियल और एक्सियल सिर्फ पढ़ा है, कैसे निकलेगा। चलिए इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। यहां पर मैंने सेंटर मान लिया ओ, ठीक है, और यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया एम। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, एम, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स सेंटर से, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो। और आपको पता ही होगा कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, ठीक है। यहां पर भी डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इधर होगी, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी कुछ, है ना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव जाती है, तो ऐसे जा रही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ये जानते हैं। लेकिन एंगल देखिए, एंगल जो लेना है उसकी डायरेक्शन कब देखिए गौर से, डायरेक्शन देख रहे हैं। डायपोल मोमेंट का जिधर डायरेक्शन है उससे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। गौर कीजिएगा, जो थीटा है वो एंगल तो है, लेकिन किससे, एंगल मेड, दिस लाइन एंगल मेड बाय पी वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पी वेक्टर और ये ओ एम वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन किससे एंटी क्लॉकवाइज, पी वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पी वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पी वेक्टर से। कौन सी वेक्टर से, पी वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दो पी पी आ जा रहा है इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया दूधू को कहां से आ गया, तो एक को इरेज कर देते हैं, है ना। वहीं पर सिर्फ समझते हैं कि भैया पी की डायरेक्शन ऐसे होगी तो यहां पर भी पी की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो डायपोल मोमेंट यहां पर भी इधर ही होगा, तो पी मैंने मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। एक्स इज द डिस्टेंस दैट पॉइंट एम फ्रॉम सेंटर ओ, ये आपको लिखना होगा खुद। यहां पर जो पॉइंट एम वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, ठीक है ना। एट एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पी वेक्टर, ठीक है। तो लिख लेते हैं दोनों को। एक्स क्या है हेयर, मैं लिख लेता हूं एक्स और थीटा के बारे में। एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस दैट पॉइंट कैपिटल एम फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और जितना एंगल बनेगा वो थीटा लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, कर लिए, ठीक है, कर लिए ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्ट्रक्चर है ये जनरल स्ट्रक्चर है, अब इसमें कुछ हम लोग परिवर्तन करने वाले हैं। ये
पॉज करके नोट डाउन कर ले, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। चलिए अब देखिए अब क्या होने वाला है, ये तो लेंथ 12 है तो आप जानते ही हैं। अब हम थोड़ा परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए मुझे स्पेस की जरूरत है ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा पढ़ाने से, है ना। तो यहां से एम पॉइंट, ठीक है, ये एक्स हो गया हमारा, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा पी वेक्टर हो गया कि नहीं। अब देखिए इस पॉइंट पर निकालना है तो क्या करेंगे, ना परपेंडिकुलर है ना एक्सियल है डायपोल का, तो क्या करेंगे, इस डायपोल को दो भागों में तोड़ देंगे। ये P है तो इधर क्या बनेगा, इधर हमारा कंपोनेंट बनेगा P cos थीटा, ये हमारा बनेगा P cos थीटा, P cos थीटा, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये x दूरी है, इधर कंपोनेंट क्या बनेगा P cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा P sin थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। अब देखिए चलिए, अब P sin थीटा और P cos थीटा क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री, मतलब P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब हम जो ये P था उसको मैंने तोड़ दिया, अभी जो P था वो टूट गया, अब P ना रहा, अब P cos थीटा और P sin थीटा में बदल गया। अब P वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं, P cos थीटा P sin थीटा। अब P ना रहा, अब P खेला खत्म, P का खेला खत्म, लेकिन हम लिख देते हैं अभी, फिर कैसे पता चलेगा आप कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए P sin थीटा देख रहे हैं, ये P sin थीटा से ये पॉइंट, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इस P sin थीटा से ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला इस वाले पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये P sin थीटा भी एक डायपोल होगा, इस तरह P डायपोल है तो P sin थीटा भी डायपोल और P cos थीटा भी डायपोल, तो P sin थीटा डायपोल के चलते, इस डायपोल के चलते इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, मतलब इक्वेटोरियल वाला केस आ जाएगा। अब देखिए ये P cos थीटा भी एक डायपोल हो गया और इसी डायपोल पर ये पॉइंट है, मतलब ये एक्सियल हो गया, मतलब इस P cos थीटा के चलते एक्सियल पर फाइंड आउट करेंगे और P sin थीटा के चलते इक्वेटोरियल पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैंने P को दो बराबर भागों में मतलब दो कंपोनेंट में बांट दिया, दो डायपोल में बांट दिया, एक डायपोल था मेरे पास P और P को मैंने दो डायपोल में बांट दिया, एक P sin थीटा एक P cos थीटा। P cos थीटा और P sin थीटा क्या बना है 90 डिग्री, और P sin थीटा के चलते ये वाला पॉइंट कितना पर आएगा 90 डिग्री पर, मतलब इक्वेटोरियल पर, ठीक है। अब देखिए P cos थीटा के चलते कितना आएगा, उसी पर है, P cos थीटा पर ही है तो इक्वेटोरियल एक्सियल आ जाएगा, मतलब P cos थीटा के लिए एक्सियल ही बन जाएगा और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम जानते हैं उसी का तो प्रयोग करेंगे, हम लोग दो चीज जानते थे एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए समय तो लगेगा। अब देखिए इस पॉइंट पर बात करते हैं, एम पॉइंट पर अगर P sin थीटा के चलते इक्वेटोरियल बनेगा तो इक्वेटोरियल के केस में जिधर P sin थीटा उसके विपरीत आएगा, ठीक है। ये वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, इस वाले को सेकंड मान लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं, दो डायपोल मैंने तोड़ दिए ना, एक P2 एक P1, तो P1 के चलते ऐसे डायरेक्शन है P1 का और उसके विपरीत होगा, क्योंकि P1 के चलते ये क्या कहलाएगा इक्वेटोरियल, तो E1 इधर आएगा। अब देखो ये P2 क्या है, इधर डायरेक्शन है P2 का और उसी डायरेक्शन में पॉइंट है, मतलब उसी पर एक्सिस पर है,
इसी पर ना है पॉइंट, पी कॉस थीटा पर ही पॉइंट है। इसका मतलब पी कॉस थीटा एक्सियल बन जाएगा, और एक्सियल के चलते जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही पी वेक्टर, मतलब P2 के चलते, इस डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E1 E2। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट कुछ ऐसा निकलेगा, बात समझे, ई नेट कुछ ऐसा निकलेगा, कैपिटल एम पॉइंट, कैपिटल एम पॉइंट, बात समझे। पी साइन थीटा, मैंने पी को दो डायपोल में तोड़ दिया, पी को एक डायपोल था मेरे पास, मैंने दो डायपोल में तोड़ दिया, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा। पी साइन थीटा के चलते एम क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, और इक्वेटोरियल रहता है तो क्या होता है उसके विपरीत, और पी कॉस थीटा क्या बन गया एक्सियल, तो एक्सियल के चलते जिधर डायपोल उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एक E1 इसके चलते, एक E2 इसके चलते, अब दोनों का नेट क्या होगा बीच में, कौन पर बीच में निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर समझे। चलिए अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो हम लोग आगे चलते हैं, और इसके बीच में हम लोग मान लेते हैं कि ये E2 से कितना बना रहा होगा अल्फा, E2 से अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल फाइंड electric field due to two new dipole. We will find electric field due to new two dipole, ये जो दो नया डायपोल आया है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर पी कॉस थीटा कैपिटल एम इज एक्सियल, है ना, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल बोलिए या एक्सियल पॉइंट बोलिए, है ना, ठीक है। फॉर पी साइन थीटा कैपिटल एम इज इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो फॉर पी कॉस थीटा को क्या माने हैं, P1 माने हैं, सॉरी P2 माने हैं। फॉर पी कॉस थीटा दैट मींस P2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं उसको हमने क्या माना है, E1 माना है डायग्राम में, E2 माना है, E2 माना है, E2, ठीक है। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आता है हमारा वैल्यू, क्या आता है एक्सियल के लिए, क्या आता है 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो 2k, अब p ना रहा P2 बन गया, डिवाइडेड बाय 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होता है ना एक्सियल के लिए, तो 2k और p ना रहा P2 बन गया डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो डिस्टेंस कितना है x, मिड पॉइंट से कितना है, वो क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट, वो क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट, वो क्या हो गया मिड पॉइंट, तो ये दूरी क्या हो गया x, तो x क्यूब, लेकिन अब इसको क्या लिखेंगे 2k, अब P2 क्या रहा p cos थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये E2 निकल गया, इसको इरेज करूं, इस स्ट्रक्चर को इरेज करूं, ओके। चलिए अब ये भी देखिएगा, अगर देखा जाए E2 से कितना बना रहा है ई नेट अल्फा, लेकिन P से, तो P से देखिएगा, P से ये थीटा और अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा, अगर देखा जाए, अगर कोई पूछेगा कि ई नेट कितना बना रहा है, ये एक्चुअल परपेंडिकुलर नहीं है, समझिए ऐसा कुछ है, तो कितना बना रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक ना, मतलब ई नेट कितना बना रहा है, तो ई नेट देखिए सबसे पहले इतना मुड़ेगा फिर इतना जाएगा, तो इतना मुड़ेगा तो थीटा और थीटा फिर अल्फा, तो पी वेक्टर से कितना बना रहा है थीटा प्लस अल्फा, ई नेट जो एंगल बना रहा है वो पी से कितना बना रहा है थीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत, इरेज करूं, चलिए
4 पी साइन थीटा, इसको हम लोग P1 माने, नया डायपोल P1, तो इसको E1, तो E1 बराबर क्या हो गया KP, इक्वेटोरियल क्या होता है E1 P साइन थीटा क्या बना है इक्वेटोरियल बना है, इक्वेटोरियल क्या होता है KP डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो KP यहाँ P ना रहा P1 हो गया, तो P1 क्या है P साइन थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है कोई दिक्कत। अब ई नेट क्या हो जाएगा, चले ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। आप ये भी जान रहे हैं कि E1 और E2 की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ आपने देखा कि E1 और E2 कितना बना रहा था 90 डिग्री, ऐसे E2 था और ऐसे E1 था, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री, E1 और E2 के बीच में, E1 और E2 के बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, ये डायग्राम से देखिए आप, तो देखिए नाउ ई नेट क्या हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि थर्ड वाला क्या होता है 2E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है 0, जब दोनों दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो थर्ड वाला आता ही नहीं है, जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो थर्ड वाला आता ही नहीं है रिजल्टेंट में, 2E1 E2 cos 90 0 पूरा कर देगा 0, तो ई नेट E1 का स्क्वायर, E1 क्या है KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, ये रफ हो गया आपका डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, प्लस मिटा दूं डायग्राम, मिटा दूं, चलिए मिटा दूं, तो E2 क्या है 2KP cos थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया ई नेट। किस पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं एम पॉइंट पर, एम कैपिटल एम, है ना। चलिए अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, इसको हम लोग खत्म करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं, नजर आ रहा है ना। चलिए अब देखिए ई नेट इक्वल टू रूट अंडर, अब क्या हो जाएगा आपका डाटा आएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 6 3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए प्लस, अब देखिए 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 6। अब देखिए ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, डायरेक्ट तो नहीं करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई नेट क्या होगा जो वही होगा जो आएगा के पी एक्स क्यूब, के का के स्क्वायर का के पी स्क्वायर का पी एक्स क्यूब का स्क्वायर का एक्स क्यूब रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे मिलेगा ई नेट इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब रूट अंडर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फाइनल वैल्यू मिल गया। किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो भैया थीटा पता रहनी चाहिए, दूरी पता रहना चाहिए, डिस्टेंस
सेंटर से, लेकिन भैया डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, एंगल कहाँ से, इन द डायरेक्शन पी वेक्टर और एंटी क्लॉकवाइज, पी वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज चलना, वो हो गया थीटा। ये नहीं कि आलतू फालतू कहूं से भी थीटा लेंगे ना, थीटा हमेशा पी वेक्टर से और किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लें। 3 तक मैं गिनूंगा, 1 2 3। इरेज कर दूं, इरेज करूं, चलिए मैं इरेज कर देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, हम लोग क्या बात करेंगे, डायरेक्शन का। तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे डायरेक्शन के बारे में, tan अल्फा से भी निकाला जाता है ना। तो डायरेक्शन, अब देखिए पहला फ्रॉम E2 से निकाला जाए, मतलब एक्सियल से, E2 क्या है, एक्चुअली एक्सियल है, तो E2 से निकाला जाए तो कितना एंगल बना रहा है, किसका डायरेक्शन, ई नेट का, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, है ना, एट एम पॉइंट पर। तो tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आप देख रहे हो, tan अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा E1 बटा E2। तो tan अल्फा, गौर कीजिएगा, जब E1 को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा तो E1 बाई E2, परपेंडिकुलर बाई बेस E2। अब E1 क्या था, KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, यही ना था या, और यहाँ क्या था, 2KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए, लेकिन KP नहीं था, ये E1 में KP1 था, E2 में KP ऐसे था कुछ, तो K से K इरेज हुआ, ये से ये कट गया, तो मुझे मिला tan अल्फा इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई 2P2। तो P1 क्या हो गया, P साइन थीटा, और ये क्या हो गया, 2P कॉस थीटा, 2P कॉस थीटा हो गया। ओके, तो P से P कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया ना, P से P कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस क्या बन गया, tan बन गया। तो हमें क्या मिल गया, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये हमारा डायरेक्शन हो गया फ्रॉम E2 ई नेट का। ओके, तो आपको सेशन कैसा लगा है, आपको सेशन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सारे कोई पढ़ सके। हमारा उद्देश्य यही है कि सारे स्टूडेंट पढ़ सकें, है ना। इस कंडीशन जो हमारे देश में कंडीशन है, हर एक देश में कंडीशन जो बन चुका है, तो हमारी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। इसके चलते हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्लास मिलते रहे। कुछ दिनों से मैथमेटिक्स का क्लास नहीं चल रहा है, हम प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स का क्लास भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।